So good morning friends. This is me Punesh Kumar Temre and in today's class we have to go for master theorem. तो इससे पहली वाली क्लास में हमने देखा था कि मास्टर थ्योरम एग्जैक्टली है क्या। तो फिर से पिछले क्लास का ही कुछ हिस्सा हम फिर से रिवाइज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन ऑफ अ मास्टर थ्योरम और स्टेटमेंट ऑफ अ मास्टर थ्योरम। और एक बार ये अगर हमारा कवर हो गया उसके बाद हम देखेंगे कि अलग अलग प्रॉब्लम्स को मास्टर थ्योरम के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली हमने देखा है कि अगर हमारे पास में रिकरेंसेस अगर दिए हुए रहेंगे तो ये रिकरेंसेस तीन तरह के हो सकते हैं, होमोजेनियस, इनहोमोजेनियस और लॉगरिथमिक। तो पर्टिकुलरली लॉगरिथमिक रिकरेंसेस सॉल्व करने के लिए ही हम मास्टर थ्योरम को यूज कर सकते हैं। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मेथड से लॉगरिथमिक रिकरेंस को सॉल्व करने की अगर कोशिश करते हैं तो ऐसे रिकरेंसेस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मेथड से सॉल्व करना काफ़ी लेंदी प्रोसेस का एक हिस्सा होता था, मीन्स इट वाज टू मच कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। तो इस कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को सिंप्लीफाई कराने के लिए ओनली फॉर सॉल्विंग लॉगरिथमिक रिकरेंसेस हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड है। दैट शॉर्टकट मेथड इज कॉल्ड एज मास्टर थ्योरम। तो सिंपली मास्टर थ्योरम ये एक लॉगरिथमिक रिकरेंसेस सॉल्व करने के लिए बनाया गया शॉर्टकट तरीका है। जनरली अगर हमारे पास कोई रिकरेंस अगर दिया है तो उस रिकरेंस को हम लॉगरिथमिक रिकरेंस कब कहेंगे। तो लॉगरिथमिक रिकरेंस का जनरल फॉर्मेट जो होता है वो होता है टी ऑफ एन इज इक्वल टू ए टी एन बाई बी प्लस एफ ऑफ एन। तो अगर आपके पास कोई रिकरेंस दिया है और उसका फॉर्मेट अगर टी ऑफ एन इज इक्वल टू ए टी एन बाई बी प्लस एफ ऑफ एन, जहाँ पे ए की वैल्यू हमेशा एक या एक से बड़ी और बी की वैल्यू डेफिनेटली ग्रेटर देन वन, इस तरह का फॉर्मेट में अगर हमारे पास कोई रिकरेंस है तो उस रिकरेंस को हम कहेंगे लॉगरिथमिक रिकरेंस। और इस रिकरेंस को सॉल्व करने के लिए हम मास्टर थ्योरम को यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं लॉगरिथमिक रिकरेंसेस के कुछ एग्जांपल्स हमने लिए हैं। टी ऑफ एन इज इक्वल टू ट्वाइस टी एन बाई फोर प्लस एन क्यूब एंड टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन बाई टू प्लस एन लॉग एन। तो यहाँ पे फर्स्ट रिकरेंस में ए की वैल्यू टू है, बी की वैल्यू फोर है, बोथ द वैल्यूज आर ग्रेटर देन वन, इसलिए लॉगरिथमिक रिकरेंस। सेकंड रिकरेंस में ए की वैल्यू जो है वो है वन और बी की वैल्यू जो है वो है टू। तो ये इज इक्वल टू वन परमिसेबल है एंड बी इज ग्रेटर देन वन परमिसेबल है, इसलिए सेकंड वाला रिकरेंस भी लॉगरिथमिक रिकरेंस है। तो जब कभी भी कोई रिकरेंस अगर लॉगरिथमिक रिकरेंस दिया है तो उस लॉगरिथमिक रिकरेंस को सॉल्व करने के लिए मास्टर थ्योरम यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं मास्टर थ्योरम का डेफिनेशन। तो मास्टर थ्योरम का डेफिनेशन है मास्टर थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर ओनली लॉगरिथमिक रिकरेंस। यानी रिकरेंस कैसा होना चाहिए, टी ऑफ एन इज इक्वल टू ए टी एन बाई बी प्लस एफ ऑफ एन। ए की वैल्यू एक या एक से बड़ी और बी की वैल्यू हमेशा एक से बड़ी, अगर ऐसे फॉर्मेट में रिकरेंस है तो फिर उसको हम मास्टर थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। मास्टर थ्योरम से कभी भी कोई लॉगरिथमिक रिकरेंस अगर हमें सॉल्व करना है तो जनरली वो रिकरेंस वन ऑफ द थ्री फॉलोइंग कैटेगरी में जा सकता है। यानी हमारे पास टोटल तीन केसेस है। मास्टर थ्योरम से किसी भी लॉगरिथमिक रिकरेंस को सॉल्व करते वक्त वो लॉगरिथमिक रिकरेंस एक तो केस वन में जाएगा, केस टू में जाएगा या फिर केस थ्री में जाएगा। तो केस वन क्या है मास्टर थ्योरम का वो हम देख लेते हैं। एज फार एज केस वन इज कंसर्न, इफ एफ ऑफ एन इज इक्वल टू बी गो ऑफ एन raised to the power log a to the base b minus of epsilon for some constant epsilon greater than 0, then t of n is equals to theta of n raised to the power log a to the base b। इसका मतलब क्या है, जनरली मास्टर थ्योरम अगर हमें सॉल्व करना है तो गिवन रिकरेंस के बेसिस पे एक वैल्यू हमें कैलकुलेट करना होता है। उस वैल्यू को बोलते हैं n रेस्ट टू द पावर log a to the base b। और ये वाला वैल्यू को जनरली हम कंपेयर करते हैं एफ ऑफ एन के साथ। तो अगर एन रेस्ट टू द पावर log a to the base b ये वाली वैल्यू में से एप्सिलॉन वैल्यू सब्सट्रैक्ट करा के वो वैल्यू अगर एफ ऑफ एन के बराबर होती है, इसका मतलब एन रेस्ट टू द पावर log a to the base b ये वाला वैल्यू अगर एफ ऑफ एन के मुकाबले अगर ग्रेटर है तो आपका केस वन होता है। और केस वन अगर है मास्टर थ्योरम का तो कॉम्प्लेक्सिटी होती है टी ऑफ एन इज इक्वल टू थीटा एन रेस्ट टू द पावर log a to the base b। तो इससे अर्लियर वाले वीडियो में हमने ये चीज क्लियर किया था क्योंकि हमने मास्टर थ्योरम का डेफिनेशन देखा था। तो मास्टर थ्योरम के डेफिनेशन के हिसाब से सिंपली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमें कैलकुलेट करना होता है। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू होती है एन रेस्ट टू द पावर log a to the base b, जबकि राइट हैंड साइड की वैल्यू होगी एफ ऑफ एन। तो अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड यानी एन रेस्ट टू द पावर log a to the base b ये वाला वैल्यू ग्रेटर है एज कंपेयर टू एफ ऑफ एन तो केस वन अप्लीकेबल होगा। और जब केस वन अप्लीकेबल है तो कॉम्प्लेक्सिटी होगा टी ऑफ एन इज इक्वल टू थीटा एन रेस्ट टू द पावर log a to the base b, यानी टी ऑफ एन इज इक्वल टू थीटा ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। देन नेक्स्ट सेकंड केस,
सेकंड केस में एफ ऑफ एन और एन रेस टू द पावर लॉग ई टू द बेस बी दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम रहेंगे। इसका मतलब आपके रिकरेंस में जो एफ ऑफ एन दिया है वो एफ ऑफ एन का वैल्यू ही एन रेस टू द पावर लॉग ई टू द बेस बी अगर है तो फिर केस टू ऑफ मास्टर थ्योरम अप्लीकेबल होता है। और जब कभी भी केस टू ऑफ मास्टर थ्योरम अप्लीकेबल रहेगा, केस टू के हिसाब से कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते वक्त ये वैल्यू होता है टी ऑफ एन इज इक्वल टू थीटा ऑफ एन रेस टू द पावर लॉग ई टू द बेस बी इनटू लॉग एन। अब है केस थ्री। केस थ्री में एफ ऑफ एन के मुकाबला एन रेस टू द पावर लॉग ए टू द बेस बी वैल्यू जो है ये कम होता है। इसलिए अगर आपको एफ ऑफ एन के बराबर एन रेस टू द पावर लॉग ए टू द बेस बी ये दोनों को अगर इक्वेट करना है तो एन रेस टू द पावर लॉग ए टू द बेस बी में एप्सिलॉन नाम की कुछ वैल्यू ऐड करना पड़ेगा, तब जाके वो एफ ऑफ एन के बराबर होगा। तो ऐसा केस अगर है जिसमें हम कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड इज ग्रेटर देन लेफ्ट हैंड साइड, तब केस थ्री ऑफ मास्टर थ्योरम अप्लीकेबल हो सकता है। लेकिन केस थ्री ऑफ मास्टर थ्योरम अप्लाई करते वक्त ओनली ये कंडीशन ट्रू होने से जरूर आपका केस थ्री हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। केस थ्री को अप्लाई करने के लिए जनरली हमारे पास दो कंडीशन होती है। एक ये कि लेफ्ट हैंड साइड के मुकाबले राइट हैंड साइड बड़ा होना चाहिए, साथ साथ रेगुलरिटी कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। अब रेगुलरिटी कंडीशन क्या है? तो रेगुलरिटी कंडीशन है ये इंटू एफ ऑफ एन बाई बी लेस देन इक्वल टू सी इंटू एफ ऑफ एन फॉर सम कांस्टेंट सी लेस देन वन, तब जाके हम कह सकते हैं कि रेगुलरिटी कंडीशन ट्रू है। तो जनरली जब हम आगे चल के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उस प्रॉब्लम्स में आपको रेगुलरिटी कंडीशन क्या है ये क्लियर होगा। तो हमारे आज के क्लास का बेसिक एम यही है कि हाउ टू आइडेंटिफाई द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लॉगरिथमिक रिकरेंसेस। तो हम कुछ एग्जांपल स्टडी करने वाले हैं। हमने समराइजेशन के तौर पे देखा कि मास्टर थ्योरम में टोटल 3 केसेस है, केस 1, केस 2 और केस 3, और तीनों केसेस की कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसलिए हमारे पास सिंप्लीफाइड मास्टर थ्योरम है। मास्टर थ्योरम में जब कभी भी कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करना है तो आपको लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करना और राइट हैंड साइड कैलकुलेट करना है। कोई भी मास्टर थ्योरम आपको दिया है, इसका मतलब क्या दिया हुआ रहेगा? कोई भी मास्टर थ्योरम दिया है तब आपके पास दिया हुआ रहेगा टी ऑफ एन, बाद में दिया हुआ रहेगा ए, बाद में दिया रहेगा बी और दिया रहेगा एफ ऑफ एन। क्यों? क्योंकि लॉगरिथमिक रिकरेंस का जनरल फॉर्मेट जो है वो है टी ऑफ एन इज इक्वल टू ए टी एन बाई बी प्लस एफ ऑफ एन। और जब ऐसा फॉर्मेट आपके पास दिया हुआ है तब आपके पास ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है और एफ ऑफ एन की वैल्यू है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वैल्यूज हियर यू हैव टू कंप्यूट लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू होगी LHS इज इक्वल टू एन रेस टू द पावर लॉग ए टू द बेस बी। राइट हैंड साइड एफ ऑफ एन आपके पास दिया है, आपको ओनली ये दोनों को कंपेयर करना है, लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को। तो आप देख सकते हैं केस 1, केस 2 और केस 3 में हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कंपेयर किया है। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के बीच में कंपैरिजन परफॉर्म करना है तो 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक तो लेफ्ट हैंड साइड आपका बड़ा होगा, नहीं तो दोनों सेम होंगे, नहीं तो फिर राइट हैंड साइड बड़ा होगा। तो इन्हीं तीन ही पॉसिबिलिटीज के बेसिस पे हमारे पास टोटल 3 केसेस हैं। केस 1, जब आपका लेफ्ट हैंड साइड बड़ा है एज कंपेयर टू राइट हैंड साइड। तो जब कभी भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के मुकाबले बड़ा रहेगा तो केस 1 ऑफ मास्टर थ्योरम अप्लीकेबल रहेगा। और केस 1 ऑफ मास्टर थ्योरम अगर अप्लीकेबल है तो टी ऑफ एन विल बी इक्वल टू ऑलवेज थीटा ऑफ एलएचएस। यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में जो बड़ा है, कौन बड़ा है? लेफ्ट हैंड साइड, इसलिए टी ऑफ एन विल बी इक्वल टू थीटा ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। सेकंड है केस 2, ये बोथ आर इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जब बराबर है तब हम केस 2 ऑफ मास्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे। और केस 2 के हिसाब से अगर कॉम्प्लेक्सिटी आइडेंटिफाई करना है तो टी ऑफ एन विल बी इक्वल टू थीटा ऑफ एलएचएस इनटू लॉग एन। अब आप एलएचएस की जगह आरएचएस भी रखोगे तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बोथ द वैल्यूज आर सेम। तो केस 2 ऑफ मास्टर थ्योरम जब भी हम अप्लाई करेंगे दोनों साइड सेम होना चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और कॉम्प्लेक्सिटी जो रहेगी वो रहेगी टी ऑफ एन इज इक्वल टू थीटा ऑफ एलएचएस इनटू लॉग एन, यानी लॉग एन को एलएचएस से आरएचएस के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब है केस 3। जनरली केस 3 तब अप्लीकेबल रहेगा जब ये दोनों के दोनों कंडीशन फुलफिल करेंगे। केस 1 या केस 2 के लिए ओनली एक ही कंडीशन था, लेकिन केस 3 ऑफ मास्टर थ्योरम अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको दो कंडीशन साइमल्टेनियसली ट्रू कराने पड़ेंगे। इफ बोथ द कंडीशंस विल साइमल्टेनियसली होल्ड देन वी कैन से दैट केस 3 ऑफ मास्टर थ्योरम इज अप्लीकेबल। अब केस 3 क्या है? अगर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर कर रहे हो और राइट हैंड साइड अगर बड़ा है तो ओनली राइट हैंड साइड बड़ा होने से केस 3 अप्लीकेबल रहेगा ऐसा नहीं है।
राइट हैंड साइड तो लेफ्ट हैंड साइड को मुकाबले बड़ा होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन होना चाहिए, और इस फर्स्ट कंडीशन के बाद हमें सेकंड कंडीशन चेक करना है, और सेकंड कंडीशन ये है कि टी ऑफ आपका जो रेगुलरिटी कंडीशन है वो रेगुलरिटी कंडीशन भी आपका ट्रू होना चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन राइट हैंड साइड एंड रेगुलरिटी कंडीशन इज ट्रू, तब जाके हम कह सकते हैं कि केस 3 ऑफ मास्टर थ्योरम इज एप्लीकेबल। और जब कभी भी केस 3 ऑफ मास्टर थ्योरम एप्लीकेबल रहेगा, कॉम्प्लेक्सिटी इज गिवन बाय टी ऑफ एन इज इक्वल टू थीटा ऑफ आरएचएस। तो ये सारा पोर्शन हमने इससे पहले वाले क्लास में भी कवर किया था। अब आज की क्लास में हमारा बेसिक एम ये है कि अगर हमारे पास कोई रिकरेंसेस दिए हुए तो रिकरेंसेस पे मास्टर थ्योरम को कैसे अप्लाई करने का, तो वी हैव टू स्टडी द एग्जांपल्स वन बाय वन। तो यहाँ पे हमारे पास है फर्स्ट एग्जांपल, प्रॉब्लम दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग रिकरेंस रिलेशन बाय द मास्टर थ्योरम। रिकरेंस इज गिवन एज टी ऑफ एन इज इक्वल टू 90 n by 3 प्लस n। अब ये रिकरेंस दिया है, इस रिकरेंस की कॉम्प्लेक्सिटी हमें मास्टर थ्योरम से अप्लाई करना है। तो मास्टर थ्योरम से कॉम्प्लेक्सिटी आइडेंटिफाई करते वक्त सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा केस, और केस आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कंप्यूट करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो देखेंगे वन बाय वन। जब कभी भी लॉगरिथमिक रिकरेंस दिया है और मास्टर थ्योरम से उसको सॉल्व करना है, तो स्टेप वन में हमें आइडेंटिफाई करना है वैल्यूज ऑफ ए बी एंड एफ ऑफ एन। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करना है, और दोनों कैलकुलेट करके आगे चल के आपको कंपेयर करना है। तो जब कभी भी लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, एन रेस टू द पावर लॉग ए टू द बेस बी। यहाँ पे आपको ए और बी होना जरूरी है, उसको कंपेयर करना है राइट हैंड साइड के साथ। राइट हैंड साइड क्या रहेगा आपका एफ ऑफ एन। इसलिए हमारा फर्स्ट एम है कि जो कोई भी रिकरेंस हमारे को दिया हुआ है उस रिकरेंस में से आइडेंटिफाई करना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एन। ये करेंगे हम स्टेप वन में। जैसे ये हो गया हम जाएंगे सेकंड स्टेप के लिए। सेकंड स्टेप में क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को कंपेयर करना है। जैसे ये दोनों कंपेयर करेंगे, पॉसिबिलिटी होगी कि लेफ्ट हैंड साइड बड़ा रहेगा, पॉसिबिलिटी होगी राइट हैंड साइड बड़ा रहेगा, पॉसिबिलिटी होगी दोनों सेम रहेंगे। तो कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई द केस ऑफ either case 1, case 2 or case 3 of master theorem, and accordingly we have to go for the computation of a complexity. तो अभी हमारा गिवन रिकरेंस जो है वो है t of n is equals to 90 n by 3 plus n। अब इस रिकरेंस को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करते वक्त स्टेप वन, आइडेंटिफाई द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड एफ ऑफ एन। सबसे पहले तो गिवन रिकरेंस को कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्मेट ऑफ लॉगरिथमिक रिकरेंस के साथ। व्हाट इज द जनरल फॉर्मेट ऑफ लॉगरिथमिक रिकरेंस? जनरल फॉर्मेट ऑफ लॉगरिथमिक रिकरेंस इज टी ऑफ एन इज इक्वल टू ए टी एन बाई पी प्लस एफ ऑफ एन। वैल्यू आइडेंटिफाई किया, ए का वैल्यू है 9, बी का वैल्यू है 3 और एफ ऑफ एन का वैल्यू है n। तो फर्स्ट जो एम था कि ये बी और एफ ऑफ एन की वैल्यू फाइंड आउट करना, वो हमने कर दिया। तो हियर ये इज 9, बी इज 3 एंड एफ ऑफ एन इज n। अब चेक करना है क्या ये लॉगरिथमिक रिकरेंस है क्या। कोई भी रिकरेंस लॉगरिथमिक रिकरेंस का जनरल फॉर्मेट फॉलो करना चाहिए। ए की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए, है क्या यहाँ पे? यस। और बी का वैल्यू डेफिनेटली ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। कितना यहाँ पे? 3। इसलिए ये लॉगरिथमिक रिकरेंस है। अब इसको हम मास्टर थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने स्टेप 1 फॉलो किया। अब स्टेप 2, गो फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो स्टेप 2 हमारे पास है कंप्यूट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है? एन रेस टू द पावर लॉग ए टू द बेस बी। राइट हैंड साइड क्या होता है? एफ ऑफ एन। अब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कैलकुलेट किया तो ओनली ए और बी की वैल्यू पुटअप किया, एन रेस टू द पावर लॉग ए टू द बेस बी, और ए की वैल्यू है 9, बी की वैल्यू है 3। अब इसको सॉल्व करेंगे। 9 को कैसे लिख सकते हैं? 3 स्क्वायर, और लॉग 3 द बेस 3, इसका वैल्यू होगा 1, और 9 को लिख सकते हैं हम 3 स्क्वायर, तो उसका जो पावर होगा पावर को बाहर लेके आएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा n स्क्वायर। आपको नहीं समझ रहा है तो n रेस टू द पावर लॉग ए टू द बेस बी अगर कैलकुलेट करना है तो लॉग ए टू द बेस बी कैलकुलेट करने का तरीका है, सबसे पहले आपको लॉग ए फाइंड आउट करना पड़ता है, माइनस आपको लॉग बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। इतना अगर कर लोगे तो आपको लॉग ए टू द बेस बी पता चल जाएगा। तो हियर लॉग ऑफ 9 टू द बेस 3 का वैल्यू होता है 2, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड हमको मिल रहा है n स्क्वायर। अब कैलकुलेट करेंगे राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड की वैल्यू है n। अब दोनों को कंपेयर करेंगे, n का मतलब n रेस टू पावर 1। तो हमको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैलकुलेट करना था। लेफ्ट हैंड साइड मिला यहाँ पे n स्क्वायर और राइट हैंड साइड मिला n रेस टू द पावर 1।
देन वी हैव टू गो टू स्टेप 3. स्टेप 3 है आइडेंटिफाई द केस फ्रॉम केस 1, केस 2 एंड केस 3 ऑफ मास्टर थ्योरम एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू गो फॉर द कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशन. तो अभी लेफ्ट हैंड साइड हमको मिला यहाँ पे एन स्क्वायर, और राइट हैंड साइड अगर आप देखोगे तो एन रेज़ टू द पावर 1. दोनों में बड़ा कौन है? लेफ्ट हैंड साइड. तो हियर एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन एन, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन राइट हैंड साइड. और जब कभी भी लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन राइट हैंड साइड है तो कौन सा केस अप्लीकेबल रहेगा? तो यहाँ आप देख सकते हैं सिंप्लीफाइड मास्टर थ्योरम से, अगर लेफ्ट हैंड साइड बड़ा है एज कंपेयर टू राइट हैंड साइड तो केस 1 ऑफ मास्टर थ्योरम इज अप्लीकेबल एंड कॉम्प्लेक्सिटी इज गिवन बाय टी ऑफ एन इज इक्वल टू थीटा ऑफ एलएचएस. तो यहाँ पे left hand side is greater than right hand side. Case 1 of master theorem is applicable, therefore T of n will be equals to theta of LHS. अब LHS का वैल्यू कितना है? n raised to the power log e to the base b यानी n square. Therefore T of n will be equals to theta of n square. This is the answer. अब जरा सोचिए, जब इस रिकरेंस को अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मेथड से सॉल्व करना होता तो कितना लंबा रास्ता था. पहले तो सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट करके लॉगरिथमिक रिकरेंस को कहीं ना कहीं इनहोमोजेनियस में लेके जाओ, फिर उस इनहोमोजेनियस को होमोजेनियस में लेके आओ, फिर होमोजेनियस को 7 स्टेप प्रोसेस से सॉल्व करो. काफी लंबा रास्ता था. तो ये सारा काम मास्टर थ्योरम से हमारा बच जाता है. इसलिए मैंने बोला था इससे अर्लियर वीडियो में कि जिन्होंने भी मास्टर थ्योरम बनाया यानी मास्टर्स, उनको हमें थैंक यू कहना चाहिए. क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारा लॉगरिथमिक रिकरेंस से सॉल्व करने का जो एक लंबा तरीका, लंबा चौड़ा रास्ता जो था, उस रास्ते को सिंप्लीफाई करके एक छोटा सा रास्ता बना दिया. इससे हम आसानी से बहुत कम समय में कोई लॉगरिथमिक रिकरेंस अगर हमारे पास दिया हुआ है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो जब कभी भी कोई रिकरेंस आपको दिया है और रिकरेंस लॉगरिथमिक रिकरेंस है तो पहले तो आइडेंटिफाई कर लो वैल्यू ऑफ ए, बी एंड एफ ऑफ एन. उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करो, राइट हैंड साइड कैलकुलेट करो, दोनों को कंपेयर करो, कौन सा केस अप्लीकेबल है वो आइडेंटिफाई करो. एक बार आपका केस आइडेंटिफाई हो गया, जनरल सिंप्लीफाइड मास्टर थ्योरम अप्लाई कर लो. जैसे ही केस आइडेंटिफाई हो जाएगी हम कॉम्प्लेक्सिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो हमने यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखा, दैट वाज रिलेटेड टू केस 1. नाउ वी हैव टू गो फॉर अनदर प्रॉब्लम. अब हमारे पास है दूसरा एग्जांपल. सॉल्व द फॉलोइंग रिकरेंस रिलेशन बाय मास्टर थ्योरम. रिकरेंस रिलेशन दिया है टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू टी ऑफ ट्वाइस एन बाई 3 + 1. अब इस रिकरेंस को केयरफुली देखो. टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू टी ट्वाइस एन बाई 3 + 1. इस रिकरेंस को सबसे पहले हम चेक करेंगे लॉगरिथमिक रिकरेंस है क्या. और एक बार ये हमने आइडेंटिफाई कर दिया कि गिवन रिकरेंस इज लॉगरिथमिक रिकरेंस, देन वी कैन अप्लाई मास्टर थ्योरम. तो वी हैव टू अप्लाई ऑल द स्टेप्स वन बाय वन. तो हमारे स्टेप्स थे, जब कभी भी कोई लॉगरिथमिक रिकरेंस दिया है और उसको मास्टर थ्योरम से सॉल्व करना है तो पहले आइडेंटिफाई करना है वैल्यू ऑफ ए, बी एंड एफ ऑफ एन. आइडेंटिफाई करना है क्या वो मास्टर आपका लॉगरिथमिक रिकरेंस है. अगर है तो फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैलकुलेट करो, और वंस यू विल गेट द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, कंपेयर करो, आइडेंटिफाई द केस, अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू अप्लाई मास्टर थ्योरम. तो वही हम चेक करेंगे. वी हैव टू गो फॉर स्टेप 1, आइडेंटिफाई द वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड एफ ऑफ एन. तो गिवन रिकरेंस क्या है? गिवन रिकरेंस है हमारा टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू टी ऑफ ट्वाइस एन बाई 3 + 1. अब इस रिकरेंस को जनरल फॉर्मेट के साथ हम कंपेयर करेंगे. टी ऑफ ट्वाइस एन बाई 3 जबकि ये है ए टी एन बाई बी. तो यहाँ पे ये तो डायरेक्टली नहीं दिख रहा है, नहीं है, इसका मतलब ये कितना है 1. बाद में बी एन बाई बी, एन बाई बी यहाँ पे ट्वाइस एन बाई 3. तो ये बी की वैल्यू जो होगी वो होगी यहाँ पे 3/2. यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्योंकि डिनोमिनेटर की टर्म पहले आएगी उसके बाद न्यूमरेटर की टर्म आएगी. तो 3/2. आपके हाथ से मिस्टेक हो सकता है कि आप 2/3 लो, तो 2/3 अगर लोगे तो गलत होगा. क्या होगा? ये बी का वैल्यू 3/2 एंड देन एफ ऑफ एन विल बी इक्वल टू 1. तो अभी हमारे पास वैल्यू है ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 3/2 एंड एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 1. अब हमको 3 वैल्यू मिल गई है. आफ्टर दैट अभी चेक करना है क्या गिवन रिकरेंस हमारा मास्टर थ्योरम है क्या. ये की वैल्यू ये क्या 1 से बड़ी होना है क्या? यस. ये की वैल्यू 1 है. बी की वैल्यू 1 से बड़ी होना, 3/2 बोले तो 1/5, 1.5 यानी 1.5 इज ग्रेटर देन 1, इसलिए बी भी करेक्ट है. देयरफॉर गिवन रिकरेंस इज लॉगरिथमिक रिकरेंस एंड हेंस वी कैन सॉल्व गिवन रिकरेंस बाय मास्टर थ्योरम. तो केस 1 स्टेप 1 जो था कि आइडेंटिफाई द वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड एफ ऑफ एन.
जिससे कि लॉगरिथमिक रिकरेंस है या नहीं ये पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हमने ए, बी और एफ ऑफ एन की वैल्यू फाइंड आउट की और गिवन रिकरेंस जो है वो हमारा लॉगरिथमिक रिकरेंस है। आसानी से इस पे हम मास्टर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड स्टेप, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एलएचएस एंड आरएचएस। एलएचएस का वैल्यू क्या होता है, हमेशा n रेज टू द पावर log e टू द बेस b। तो ये और b का वैल्यू पुटअप करो, ये का वैल्यू कितना है 1 और b का वैल्यू कितना है 3/2 दैट इज 1.5। तो n रेज टू द पावर log a टू द बेस b कैलकुलेट करना है। तो आपके पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर से ये वाला वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो log 1 माइनस log 3/2 ये वाला वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा log 1 जीरो होता है और log 1 जीरो होने की वजह से न्यूमरेटर का वैल्यू हो जाएगा जीरो, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वो n रेज़ टू पावर जीरो हो जाएगा। अब जाएंगे राइट हैंड साइड के लिए। राइट हैंड साइड में एफ ऑफ एन हमने स्टेप 1 में फाइंड आउट किया था और हमने पाया था कि एफ ऑफ एन जो था वो कितना था 1। तो एफ ऑफ एन 1 है और 1 को कैसे लिख सकते हैं n रेज़ टू द पावर जीरो। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू सेम है दैट इज n रेज़ टू द पावर जीरो। तो स्टेप 3 में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड n रेज़ टू द पावर जीरो, राइट हैंड साइड n रेज़ टू द पावर जीरो, बोथ द वैल्यूज आर सेम। और जब कभी भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होता है तो केस कौन सा एप्लीकेबल रहेगा, तो वंस अगेन वी हैव टू रेफर टू सिंप्लीफाइड मास्टर थ्योरम। सिंप्लीफाइड मास्टर थ्योरम बोलता है कि जब कभी भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है इसका मतलब केस 2 ऑफ मास्टर थ्योरम इज एप्लीकेबल। तो यहाँ पे मास्टर थ्योरम का केस 2 एप्लीकेबल है और केस 2 एप्लीकेबल होने की वजह से टी ऑफ एन विल बी इक्वल टू थीटा ऑफ एलएचएस इनटू लॉग एन। यानी जो भी आपका गिवन रिकरेंस है उसका जो भी एलएचएस रहेगा दैट एलएचएस इनटू लॉग एन विल बी द वैल्यू। अब एलएचएस कितना है n रेज़ टू द पावर जीरो, n रेज़ टू द पावर जीरो मींस 1, तो 1 इनटू लॉग एन। तो टी ऑफ एन विल बी इक्वल टू कितना रहेगा ओनली लॉग एन। तो आप देख सकते हैं n रेज़ टू द पावर जीरो विल बी इक्वल टू 1। केस 2 इज एप्लीकेबल, एलएचएस का वैल्यू हम पुट करेंगे तो आएगा 1 और n रेज़ टू द पावर जीरो 1 हो जाएगा। तो ये टी ऑफ एन इज इक्वल टू थीटा ऑफ 1 इंटू लॉग एन। 1 इंटू लॉग एन का मतलब क्या हो जाएगा लॉग एन। तो यहाँ हमने देखा केस 2 मास्टर थ्योरम का केस 2 कैसे अप्लाई करेंगे। तो केस 1 LHS is greater than RHS, केस 2 when LHS will be equals to RHS। जब केस 1 अप्लीकेबल होता है तो T ऑफ n क्या होता है थीटा ऑफ LHS, और जब केस 2 अप्लीकेबल होता है तो T ऑफ n क्या होता है T ऑफ n will be equals to LHS into log n। तो LHS को आपको log n से मल्टीप्लाई करना है, या आंसर मिला हमको log n। देन वी हैव टू गो फॉर वन मोर प्रॉब्लम। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल 3, सॉल्व द फॉलोइंग रिकरेंस रिलेशन बाय द मास्टर थ्योरम। और रिकरेंस दिया है टी ऑफ एन इज इक्वल टू 16t n/4 प्लस n क्यूब। अब इस रिकरेंस को हमें मास्टर थ्योरम से सॉल्व करना है। अब इस रिकरेंस को जब हम मास्टर थ्योरम से सॉल्व करेंगे तो फिर से स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 अप्लाई करना है। आइडेंटिफाई द वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड एफ ऑफ एन, देन compute LHS and RHS, and third identify the cases and accordingly find out the complexity। तो गिवन रिकरेंस है टी ऑफ एन इज इक्वल टू 16t n/4 प्लस n क्यूब। कंपेयर करो जनरल फॉर्मेट के साथ। जनरल फॉर्मेट है टी ऑफ एन इज इक्वल टू बी का वैल्यू 4 और एफ ऑफ एन का वैल्यू n क्यूब। तो ये इज 16, बी इज 4 एंड एफ ऑफ एन इज n क्यूब। तो इस तरीके से ए का वैल्यू 16, बी का वैल्यू 4 एंड एफ ऑफ एन का वैल्यू n क्यूब, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 फुलफिल हो रहा है, बी ग्रेटर देन 1 फुलफिल हो रहा है। गिवन रिकरेंस लॉगरिथमिक रिकरेंस है और लॉगरिथमिक रिकरेंस होने की वजह से हम इसको मास्टर थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। स्टेप 2, कंप्यूट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू n रेज़ टू द पावर log a टू द बेस b। तो दिस विल बी n रेज़ टू द पावर log ऑफ 16 टू द बेस 4। 16 को लिख सकते हैं हम 4 स्क्वायर, log 4 टू द बेस 4 विल बी इक्वल टू 1, इसलिए वैल्यू कितना होगा लेफ्ट हैंड साइड का n स्क्वायर। आपको ऐसे नहीं समझ रहा है तो यू कैन अप्लाई कैलकुलेटर्स और आप कैलकुलेट कर सकते हो इसको। तो कैलकुलेट करते वक्त log 14 माइनस log 4 अगर करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 2, देयरफॉर वैल्यू विल बी इक्वल टू n स्क्वायर। बाद में फाइंड आउट करेंगे आप राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपको दिया हुआ है n क्यूब, तो हियर वी आर गेटिंग लेफ्ट हैंड साइड n स्क्वायर एंड राइट हैंड साइड n क्यूब। तो अभी जाना है स्टेप 3 के लिए। स्टेप 3 बोलता है कि केसेस फाइंड आउट करो। अब केस फाइंड आउट करते वक्त ओनली हमें कंपेयर करना है कि लेफ्ट हैंड साइड बड़ा है या राइट हैंड साइड बड़ा है।
तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू यहाँ पे एन स्क्वायर और राइट हैंड साइड का वैल्यू है यहाँ पे एन क्यूब, तो कहीं ना कहीं एन क्यूब इज ग्रेटर देन एन स्क्वायर, देयरफॉर राइट हैंड साइड इज हियर ग्रेटर एज कंपेयर टू लेफ्ट हैंड साइड। तो बड़ी वैल्यू कौन सी है? राइट हैंड साइड। तो फिर हमें जाना पड़ेगा सिंप्लीफाइड मास्टर थ्योरम के लिए। सिंप्लीफाइड मास्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर राइट हैंड साइड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, इफ राइट हैंड साइड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, तो केस 3 ऑफ मास्टर थ्योरम अप्लीकेबल हो सकता है। हमने ये नहीं बोला कि होगा ही, क्योंकि बाय लुकिंग एट ओनली वन कंडीशन हम ये डिक्लेयर नहीं कर सकते कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के मुकाबले बड़ा है, इसका मतलब केस 3 अप्लीकेबल होगा ही। क्योंकि केस 3 अप्लीकेबल तब हो सकता है जब दोनों के दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली होल्ड कर रहे हो। ये कंडीशन ये है कि आपका राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के मुकाबले बड़ा होना चाहिए, साथ साथ रेगुलरिटी कंडीशन भी ट्रू होना चाहिए। इसलिए ये केस 3 से रिलेटेड प्रॉब्लम है। यहाँ पे हम रेगुलरिटी कंडीशन क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट स्टडी करने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो अभी हमने देख लिया कि राइट हैंड साइड तो हमारा बड़ा है, तो हियर इट इज फाउंड दैट राइट हैंड साइड इज ग्रेटर एज कंपेयर टू लेफ्ट हैंड साइड, देयरफॉर केस 3 ऑफ मास्टर थ्योरम माइट बी एप्लीकेबल। और होगा ही ऐसा कब बोल सकते हैं? जब दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली फुलफिल करेंगे। ये एक तो हो गया, इसलिए अभी हमें चेक सेकंड कंडीशन जो है रेगुलरिटी कंडीशन, उसको चेक करना पड़ेगा। देयरफॉर चेक फॉर द रेगुलरिटी कंडीशन। अभी हम चेक करेंगे क्या रेगुलरिटी कंडीशन ट्रू आता है क्या। तो हियर वी हैव टू गो फॉर द चेक फॉर रेगुलरिटी कंडीशन। रेगुलरिटी कंडीशन क्या है? रेगुलरिटी कंडीशन है ये इंटू एफ एन बाई बी लेस देन इक्वल्स टू सी इंटू एफ ऑफ एन। ये कंडीशन आपका ट्रू होना चाहिए तब जब c की वैल्यू लेस देन 1 हो। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे फिर से दो वैल्यूज कैलकुलेट करना है, ये इंटू एफ एन बाई बी, ये वाला वैल्यू कैलकुलेट करना है, सेकंड वैल्यू कैलकुलेट करना है c इंटू एफ ऑफ एन, और अभी चेक करना है क्या ये कंडीशन ट्रू आ रहा है क्या, ऐसे वैल्यू के लिए जब c की वैल्यू कैसी होना, लेस देन 1। तो हम पहले जो पार्ट सॉल्व करेंगे वो रहेगा ये इंटू एफ ऑफ एन बाई बी। तो ये इंटू एफ ऑफ एन बाई बी हम सॉल्व करते हैं, ये इंटू एफ ऑफ एन बाई बी। ए का वैल्यू कितना है 16 और बी का वैल्यू कितना है 4। तो आपको ये और बी पता चल गया। अब ये ऑफ एफ ऑफ एन बाई बी क्या है ये हम समझ लेते हैं। एक्चुअली एफ ऑफ एन बाई बी कैलकुलेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए एफ ऑफ एन क्या है। अब एफ ऑफ एन क्या है, आपके रिकरेंस में अगर आप देखते हैं तो एफ ऑफ एन यानी एफ ऑफ एन का वैल्यू आपको दिया है एन क्यूब। नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ ध्यान दो, इस रिकरेंस को देखो। इस रिकरेंस में ये वाला वैल्यू है ए का, ये वाला वैल्यू है बी का, और ये वाला वैल्यू है एफ ऑफ एन का। तो ये एफ ऑफ एन कितना, एफ ऑफ एन कितना हो गया एन क्यूब। तो दैट्स वाई अभी हमें पता चला कि एफ ऑफ एन जो है वो है एन क्यूब। तो एफ ऑफ एन एन क्यूब, तो एफ ऑफ पी क्या होगा पी क्यूब, एफ ऑफ जी क्या होगा जी क्यूब। तो एफ ऑफ एन बाई बी क्या होगा एन बाई बी का क्यूब। तो एन बाई बी का क्यूब यानी क्या एन बाई 4 क्यूब। एन बाई 4 क्यूब यानी क्या एन क्यूब बाई 4 क्यूब। तो एन क्यूब बाई 4 क्यूब यानी कितना 64। तो देयरफॉर ये इंटू एफ एन बाई बी, ये वाला टर्म क्या होगा 16 इंटू एन बाई 4 क्यूब। 16 इंटू एन बाई 4, क्यों? क्योंकि ओनली एन जब होता है तो एन क्यूब रहेगा, तो एन बाई बी रहे तो क्या होगा एन बाई बी का क्यूब, और एन बाई बी का क्यूब यानी क्या एन बाई 4 क्यूब, और एन बाई 4 क्यूब यानी क्या एन क्यूब बाई 4 क्यूब। तो एन क्यूब की वैल्यू एन क्यूब ही रहेगी, 4 क्यूब की वैल्यू रहेगी 16, इसलिए ये वैल्यू मिला है 16 इंटू एन क्यूब डिवाइडेड बाई 64। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगा एन क्यूब बाई 4। नाउ नेक्स्ट राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है रेगुलरिटी कंडीशन का, लेफ्ट हैंड साइड तो हमने कैलकुलेट किया, ये इंटू एफ एन बाई बी, वैल्यू मिला हमको 1 बाई 4 इंटू एन क्यूब। अब राइट हैंड साइड अगर कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू है सी इंटू एफ ऑफ एन, और सी इंटू एफ ऑफ एन का वैल्यू क्या होगा सी इंटू एन क्यूब। अब दोनों को कंपेयर करो, 1 बाई 4 इंटू एन क्यूब और सी इंटू एन क्यूब, दोनों कम से कम अगर बराबर होना चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड अगर वैल्यू होना चाहिए, तो सी की वैल्यू कितनी रहेगी? क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका राइट लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है 1 बाई 4 इंटू एन क्यूब, और राइट हैंड साइड है सी इंटू एन क्यूब। एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू, दोनों साइड को सेम करना है।
दोनों साइड को इक्वेट अगर करना है तो ये भी एन क्यूब है, ये भी एन क्यूब है, तो सी का वैल्यू कम से कम कितना रहेगा 1/4। तो सी का वैल्यू अगर 1/4 है तो क्या ये वाला वैल्यू लेस देन 1 है? क्या सी का वैल्यू 1/4 यानी कितना? 1/4 का मतलब होगा 2.5 का भी आधा, यानी 0.125, और 2.5 बोल रहा हूँ, 0.25, तो 0.25 का भी आधा, क्योंकि 1/2 बोले तो 0.5 और 1/4 बोले तो 0.5 का भी आधा। गेटिंग इट? तो हियर वी आर गेटिंग 1/4, और 1/4 का मतलब होगा 0.5/2 यानी 0.25। तो हियर सी का वैल्यू जो मिल रहा है वो मिल रहा है 0.25। तो 0.25 is definitely less than 1. Therefore, here we can say that our regularity condition is also true. तो यहाँ पे रेगुलरिटी कंडीशन का मतलब आपको क्लियर हो रहा होगा। सिंपली कुछ नहीं करना है, केस 3 ऑफ मास्टर थ्योरम अप्लीकेबल है या नहीं अगर आपको चेक करना है तो सबसे पहले तो चेक कर लो क्या आपका राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के मुकाबले बड़ा है क्या। और जब कभी भी ऐसी कंडीशन आएगी कि राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के मुकाबले बड़ा दिख रहा है, इन दैट सिचुएशन ओनली वी हैव टू अप्लाई द रेगुलरिटी कंडीशन। क्योंकि केस 1 में रेगुलरिटी का कंडीशन का कोई काम नहीं, केस 2 में रेगुलरिटी कंडीशन का कोई काम नहीं, केस 3 जब रहेगा तभी रेगुलरिटी कंडीशन का काम है। और केस 3 कब अप्लीकेबल हो सकता है? जब राइट हैंड साइड बड़ा है, किसके मुकाबले? लेफ्ट हैंड साइड के मुकाबले। जब कभी भी ऐसा कंडीशन होगा तब हमें रेगुलरिटी कंडीशन के लिए जाना है, और रेगुलरिटी कंडीशन है ये इंटू एफ एन बाई बी लेस देन इक्वल टू सी इंटू एफ ऑफ एन। ये वाली कंडीशन आपको चेक करना है, और ये वाली कंडीशन के लिए सी की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको देखना है। सी का वैल्यू अगर लेस देन 1 आ रहा होगा तब जाके रेगुलरिटी कंडीशन ट्रू रहेगी, लेकिन रेगुलरिटी कंडीशन ट्रू कराने के लिए सी की वैल्यू अगर आपको ग्रेटर देन 1 या 1 अगर मिल रहा होगा तो फिर रेगुलरिटी कंडीशन ट्रू नहीं होगा। तो यहाँ पे ये इंटू एफ एन बाई बी की वैल्यू मिल रही है 1/4 इंटू एन क्यूब, जबकि सी इंटू एफ ऑफ एन की वैल्यू मिल रही है सी एन क्यूब। यहाँ से पता चल रहा है कि सी की वैल्यू कम से कम 1/4 तो होनी ही चाहिए, और सी की वैल्यू कम से कम n/4 1/4 अगर होनी चाहिए तो 1/4 जो है वो लेस देन 1 है, इसलिए रेगुलरिटी कंडीशन ट्रू है। और अभी हमारे दोनों के दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली ट्रू आ रहे हैं। तो हियर वी कैन से दैट as left hand side is less than RHS as well as regularity condition is true, both the conditions are simultaneously true, therefore case 3 of master theorem is applicable। और जब कभी भी केस 3 ऑफ मास्टर थ्योरम अप्लीकेबल होता है तो सिंप्लीफाइड मास्टर थ्योरम क्या कहता है? सिंप्लीफाइड मास्टर थ्योरम बोलता है कि इन केस ऑफ केस 3 टी ऑफ एन विल बी गिवन बाय थीटा ऑफ आरएचएस, और थीटा ऑफ आरएचएस यानी आरएचएस का वैल्यू कितना है? एन क्यूब। तो दैट्स व्हाई एज फार एज गिवन रिकरेंस इज कंसर्न, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो रहेगी वो रहेगी टी ऑफ एन इज इक्वल टू थीटा ऑफ एन क्यूब। तो इन समराइजेशन हम ये कह सकते हैं कि जब कभी भी आपको कोई अगर रिकरेंस दिया है और उस रिकरेंस को मास्टर थ्योरम से सॉल्व करना है तो सबसे मेन रिक्वायरमेंट जो है आपका रिकरेंस जो है वो लॉगरिथमिक रिकरेंस होना चाहिए। अगर रिकरेंस लॉगरिथमिक रिकरेंस नहीं है तो फिर उसको आप मास्टर थ्योरम से सॉल्व नहीं कर सकते। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। मास्टर थ्योरम तभी एप्लीकेबल रहेगा जब आपको दिया हुआ रिकरेंस कौन सा है? लॉगरिथमिक रिकरेंस। अगर लॉगरिथमिक रिकरेंस नहीं है तो मास्टर थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। दिस इज द फर्स्ट थिंग। अब बात यह है कि दिया हुआ रिकरेंस मास्टर थ्योरम है, दिया हुआ रिकरेंस जो है वो लॉगरिथमिक रिकरेंस है, तो क्या इसको मास्टर थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं क्या? तो आंसर है यस। अगर गिवन रिकरेंस लॉगरिथमिक रिकरेंस है यानी उसका जनरल फॉर्मेट ये इंटू टी एन बाई बी प्लस एफ ऑफ एन, ये की वैल्यू ये के एक से बड़ी, बी की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ऐसे फॉर्मेट में रिकरेंस है तो उसको मास्टर थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कर तो करना कुछ नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैलकुलेट करना है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड? n raised to the power log e to the plus b. What will be the value of right hand side? f of n. चेक करो दोनों में बड़ा कौन है। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के मुकाबले बड़ा है तो फिर केस 1 अप्लीकेबल रहेगा एंड t of 1 विल बी गिवन बाय थीटा ऑफ LHS। सेकंड केस, जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम है देन t of n विल बी गिवन बाय थीटा ऑफ LHS इनटू log n। हमेशा यहाँ पे log n से मल्टीप्लाई करते हैं। और थर्ड केस है, अगर लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन राइट हैंड साइड यानी राइट हैंड साइड बड़ा है, अगर राइट हैंड साइड ग्रेटर है तो केस 3 ऑफ मास्टर थ्योरम अप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको एक और कंडीशन चेक करना पड़ेगा, रेगुलरिटी कंडीशन। अगर रेगुलरिटी कंडीशन एंड राइट हैंड साइड इज ग्रेटर देन लेफ्ट हैंड साइड, दोनों के दोनों कंडीशन ट्रू होते हैं, तब मास्टर थ्योरम का केस 3 अप्लीकेबल रहेगा एंड कॉम्प्लेक्सिटी विल बी गिवन बाय टी ऑफ एन विल बी इक्वल टू थीटा ऑफ आरएचएस। अब रेगुलरिटी कंडीशन क्या है? रेगुलरिटी कंडीशन का मतलब है ये इंटू एफ ऑफ एन बाई बी
is less than equals to c into f of n for value of c such a way that c should be less than 1. ये वाली कंडीशन अगर ट्रू आती है तब हम कह सकते हैं कि रेगुलरिटी कंडीशन ट्रू है. तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू सॉल्व the recurrence with the help of master theorem whenever given recurrence is of logarithmic type. इसके बाद आपको असाइनमेंट के लिए कुछ प्रॉब्लम्स मैंने दिए हैं. तो आपके प्रॉब्लम्स है सॉल्व द फॉलोइंग रिकरेंस रिलेशन बाय द मास्टर थ्योरम. पहला रिकरेंस है टी ऑफ एन इज इक्वल टू 4tn/2 प्लस एन. तो पहले चेक कर लेते क्या ये गिवन रिकरेंस लॉगरिथमिक है क्या. ए का वैल्यू कितना है 4 यानी परमिसिबल है यस. बी का वैल्यू कितना है 2 यानी परमिसिबल है. तो इसका मतलब फर्स्ट रिकरेंस जो है वो लॉगरिथमिक है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. सेकंड रिकरेंस 3tn/4 प्लस एन इंटू लॉग एन. क्या इस रिकरेंस को मास्टर थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं. ए का वैल्यू 3 बी का वैल्यू 4 दोनों वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मास्टर थ्योरम अप्लीकेबल है. थर्ड रिकरेंस ए का वैल्यू 2 और बी का भी वैल्यू 2 बोथ आर ग्रेटर देन 1 देयरफॉर मास्टर थ्योरम. तो यहाँ पे तीनों रिकरेंसेस ऐसे हैं जो आपको लॉगरिथमिक रिकरेंसेस दिए हैं और कोई भी रिकरेंस अगर आपको लॉगरिथमिक रिकरेंस दिया है तो उसको हम मास्टर थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं. अब फर्स्ट रिकरेंस को अगर देखोगे तो ये का वैल्यू 2 आ रहा है और बी का वैल्यू 2 आ रहा है, यानी ये वैल्यू होगा n रेस टू द पावर log ऑफ 4 टू द बेस 2. log ऑफ 4 बोले तो 2 स्क्वायर यानी n स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आएगी और राइट हैंड साइड की वैल्यू आएगी n. तो लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन राइट हैंड साइड रहेगा, केस 1 अप्लीकेबल रहेगा और केस 1 के हिसाब से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो रहेगी टी ऑफ एन इज इक्वल टू थीटा ऑफ एन स्क्वायर. आपको खुद से सॉल्व करना है. सेकंड वाला रिकरेंस अगर देखते हैं तो ये की वैल्यू है 3 और बी की वैल्यू है 4. तो यहाँ पे आपको अप्लाई करके देखना पड़ेगा, जब तक कैलकुलेट नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा. क्यों? क्योंकि लॉगरिथमिक रिकरेंस यहाँ पे दिया हुआ है. और थर्ड रिकरेंस अगर आप देखते हैं तो थर्ड रिकरेंस में ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 2 है और ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 2 है. तो लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करेंगे तो n रेस टू द पावर log a टू द बेस भी कैलकुलेट करेंगे तो 2 log 2 का मतलब होगा 1 यानी n रेस टू द पावर 1 विल बी द लेफ्ट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड में थर्ड रिकरेंस में आपको मिलेगा n रेस टू द पावर 1, राइट हैंड साइड में मिलेगा n स्क्वायर. तो आपको यहाँ पे रेगुलरिटी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी. तो यहाँ पे ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट रिकरेंस केस 1 में आएगा और थर्ड वाला रिकरेंस आपको कोई केस 3 में जा सकता है, केस 3 में जाएगा. सेकंड रिकरेंस के बारे में कह नहीं सकते, आपको ट्राई करना पड़ेगा यानी कैलकुलेट करना पड़ेगा तभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू सॉल्व अ रिकरेंस व्हेनेवर एनी रिकरेंस इज ऑफ लॉगरिथमिक टाइप विद द हेल्प ऑफ मास्टर थ्योरम. So this is all about how to solve the examples of logarithmic recurrences with the help of master theorem.